ओके एंड स्क्रीन नज़र आ रही? यस सर। ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एल्गोरिथम किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे डिटरमिन करते हैं, और मेन फोकस वाज ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे डिटरमिन कर रहे थे कि लाइन बाय लाइन हम देखते थे कि एक इंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, और कितनी बार या हाउ मच टाइम दैट स्पेसिफिक लाइन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। हम क्या कंप्यूट कर देते हैं कि टाइम, ठीक है, कि लेट्स सपोज आपके पास एक एल्गोरिथम है और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हम एक एक इंस्ट्रक्शन को देख देते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, और वो कितनी बार, लेट्स सपोज एक इंस्ट्रक्शन जो है कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर देते हैं, उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स किस्म के मैथमेटिकल ये फार्मूले जो थे वो यूज़ कर देते हैं कि आई इक्वल टू 0 अप टू एन समेशन ऑफ आई, और आई इक्वल टू 0 अप टू एन आई स्क्वायर, और फिर हम ये देखते थे कि इसकी जो है ना, इसका सम क्या आ रहा है आई स्क्वायर का, और आई का सम क्या आ रहा है, एंड सो ऑन, एंड एट द एंड हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती थी कि ए एन स्क्वायर, लेट्स सपोज एक एल्गोरिथम है जो कि जिसकी परफॉर्मेंस फंक्शन जिसका परफॉर्मेंस फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक टाइप का आ रहा था, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, इस तरह के फॉर्म में, ठीक है। कुछ फंक्शंस हमें देखने को मिले कुछ इस तरह, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, इस तरह भी हमें देखने को मिले, ठीक है। लेकिन एट द एंड अगर हम देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये इस तरह के फंक्शंस को डिटरमिन करने का जो मेथड था वो थोड़ा सा हेक्टिक और डिफिकल्ट था, ठीक है। आज जो है एक हम एक और नोटेशन, एक और मेथड देखेंगे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को बेसिकली रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। और वो तरीका है, इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। पहले मैं इधर एक फंक्शन लिखता हूँ कि लेट सपोज एक फंक्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4n क्यूब प्लस 15n स्क्वायर प्लस 11n, इस तरह एक फंक्शन है। और ये फंक्शन कहाँ से आया है, ये दिस रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को। हमारे पास एक और नोटेशन है जिसे हम कहते हैं थीटा नोटेशन। थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज थीटा। थीटा नोटेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी गिवन होती है या कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन गिवन होता है, तो उसमें से आप क्या करते हैं, उसमें से हम लोअर ऑर्डर टर्म्स, इस फंक्शन में लोअर ऑर्डर टर्म्स और जो कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट ये हम डिस्कार्ड करते हैं, और बाकी जो बचता है वो क्या है, दिस इज द most dominating term in this function or the complexity which affect the complexity of an algorithm। तो हम क्या करते हैं कि ये लोअर ऑर्डर टर्म्स, ये कांस्टेंट, इसको डिस्कार्ड करते हैं, और ये जो हायर ऑर्डर टर्म है n क्यूब, इसको इधर रिप्रेजेंट करते हैं, और इस नोटेशन को हम कहते हैं थीटा और थीटा, ओके, थीटा नोटेशन। एंड थीटा नोटेशन से क्या मुराद है, थीटा नोटेशन और एसिम्प्टोटिक नोटेशन, इसको समझने की कोशिश करें। अभी तो इधर पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देखेंगे तो आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वाई इट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशन, तो इससे पहले आप एसिम्प्टोट को समझें कि व्हाट इज एन एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट ऑफ अ कर्व, लेट्स सपोज यू हैव a curve, अगर आप लोगों को याद हो तो एफएससी ओ लेवल पे अगर आप लोगों ने मैथ्स में कॉनिक सेक्शन पढ़ा हो, तो कॉनिक्स सेक्शन में हमें डिफरेंट टाइप्स की कर्व्स पढ़ाए जाते हैं। सर्कल से स्टार्ट करते हैं, सर्कल के बाद पैराबोला, फिर एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, इस तरह के जो है हमें कर्व पढ़ाते हैं।
ठीक है, और इसकी इक्वेशन हम डिटरमिन करते हैं तो वहाँ पे ये एसिम्प्टोट का इस्तेमाल जो है यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एसिम्प्टोट की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एसिम्प्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन, a straight line that continually approaches a given curve but doesn't meet it at finite distance। इसका मतलब है कि हमारे पास एक कर्व है, लेट्स सपोज दिस इज अ हाइपरबोला, सॉरी दिस इज अ पैराबोला, और एक एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या कहते हैं कि दिस एसिम्प्टोट विल नेवर मीट दिस कर्व एट फाइनाइट डिस्टेंस। कि ये इस एसिम्प्टोट इस लाइन और इस कर्व के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस विल अप्रोचेस टुवर्ड जीरो बट विल नेवर इक्वल टू जीरो। विल नेवर इक्वल का मतलब ये है कि इट विल नेवर टच दिस कर्व एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस से मुराद ये है, हाँ इन्फिनिटी पे जाके अगर कहीं पे ये इसको टच करता है वो ठीक है, लेकिन कभी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे इसको टच नहीं करेगा। तो बेसिकली इस स्ट्रेट लाइन या इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जो कभी भी इस कर्व को टच नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा टेंड्स टू जीरो रहेगा, मीन्स के जीरो के बिल्कुल करीब करीब रहेगा। तो इस तरह के लाइन को हम कहते हैं कि दिस इज एसिम्प्टोट। ठीक है स्टूडेंट्स, so asymptotic notations tells us about the asymptotic complexity of an algorithm। हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया ना, एक फंक्शन है, क्या है, 4n³ प्लस 15n² प्लस 11n, और हमने ये देखा कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू या थीटा नोटेशन के थ्रू हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि दिस इफ ऑफ n बिलोंग्स टू थीटा n³, इसमें लोअर ऑर्डर टर्म्स को डिस्कार्ड करें, कांस्टेंट को डिस्कार्ड करें, और हम कहते हैं कि दिस इज n³। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इसका मतलब ये है कि ये जो थीटा नोटेशन के अंदर हमने जो फंक्शन रिप्रेजेंट किया है इधर n³, दिस बिकम्स द अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ दिस फंक्शन। जो, और ये फंक्शन क्या है, दिस इज द एक्चुअल फंक्शन which represents the complexity of an algorithm। ठीक है, और थीटा नोटेशन करता क्या है कि ये इस फंक्शन या इस कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन का हमें बाउंड्स देता है। ये सॉरी, ये एक्चुअली ये बताता है हमें, ये थीटा n³ कि देयर इज सम काइंड ऑफ फंक्शंस जिसको मैं कहता हूं कि c2n³ एंड c1n³, और ये दो फंक्शन जो हैं c2n³ और c1n³, ये हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है ये इसके दरमियान रहेगा। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो रनिंग टाइम है, ये हमेशा इन दोनों के दरमियान रहेगा। For c1 and c2 where these two constants these are two positive constants, positive constants से मुराद ये है कि जीरो है, and for some inputs n greater than some initial inputs। So basically this is the mathematical formulation of this theta n³। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेंगे ये। तो बेसिकली अगर इस डेफिनेशन को हम देखें, ये डेफिनेशन जो है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थीटा नोटेशन और दिस एसिम्प्टोटिक नोटेशन। और इसको अगर हम जनरलाइज करें, ये तो अब हमने n³ के बारे में लिखा ना कि देयर एग्जिस्ट सम काइंड ऑफ देयर एग्जिस्ट टू फंक्शंस c1n³ और c2n³, और इस फंक्शन की जो कि ओरिजिनल फंक्शन है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इन दोनों के दरमियान रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा f ऑफ n 4n³ का फंक्शन है, तो अगर मैं f ऑफ n को रिप्रेजेंट करूं इस लाइन से, इस ब्लू लाइन से, दिस रिप्रेजेंट्स f ऑफ n, हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है। ठीक है, और जब हम थीटा n की बात करते हैं, थीटा n³ की, तो ये हमें क्या बताता है कि देयर एग्जिस्ट सम
फंक्शन c1n³ जो कि इसके नीचे रहेगा, c1n³, और एक और फंक्शन होगा जिसको हम कहते हैं c2n³, ठीक है, c2n³। और हमारे इस ओरिजिनल फंक्शन की, इस फंक्शन की जो परफॉर्मेंस है ये इन दोनों फंक्शंस के दरमियान रहेगी। इन अदर वर्ड्स, this c2n³ becomes the upper bond and this c1n³ becomes the lower bond of our this original function, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा n³ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर थीटा n³ को हम, ये तो n³ की हमने बात की, थीटा जी ऑफ n, अब इसको हम जनरलाइज करते हैं क्योंकि ये n³ क्या है, ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ n, ठीक है। तो मैं इस n³ को जनरलाइज करता हूँ और इसको मैंने g ऑफ n से रिप्रेजेंट किया है, और इस g ऑफ n की अब अगर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दे दें तो हम ये कहेंगे कि f ऑफ n विच इज आवर ओरिजिनल फंक्शन, complexity function, this is our original complexity function which determines the time complexity of an algorithm, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि there exist constant c1 and c2, positive constant greater than 0, such that this f of n is less than or equal to c2 g of n and less than or equal to c1 g of n, और ये सारी चीज़ें 0 से ग्रेटर होगी, एंड फॉर सम इनपुट्स n ग्रेटर देन इनिशियल इनपुट्स n0। इसको समझने की कोशिश करें। ये चीज़ तो समझ आ गई ना कि अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन हो, कोई भी फंक्शन, लेट्स सपोज 2n² माइनस 3n प्लस 1000, ठीक है। तो इस फंक्शन को आप मुझे बताएं कि थीटा नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम ये कहते हैं कि दिस f ऑफ n बिलोंग्स टू थीटा n²। वाई, हमने ये लोअर ऑर्डर टर्म्स डिस्कार्ड कर दी और ये 2 भी कांस्टेंट है, ये भी डिस्कार्ड कर दिया, तो हमने कहा कि दिस f ऑफ n बिलोंग्स टू थीटा n²। और जब हम थीटा n² की बात करते हैं कि दिस f ऑफ n बिलोंग्स टू थीटा n², तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट व्हाट, c2n², अ फंक्शन c2n², अनदर फंक्शन c1n², और हमारा ये फंक्शन जो है इसकी परफॉर्मेंस हमेशा इन दोनों के दरमियान रहेगी। इससे इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगी और इससे इसकी परफॉर्मेंस कभी नीचे आएगी नहीं, या इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, c2n² से बढ़ेगी नहीं और c1n² से कभी नीचे आएगी नहीं, ठीक है। अब इस जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम देख चुके हैं थीटा नोटेशन की, इसको थोड़ा सा ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, तो आपको और भी ये क्लियर हो जाएगा। इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं, g ऑफ n है, f ऑफ n है, c1 c2 और ये n है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन है f ऑफ n, दिस इज आवर f ऑफ n, जाहिर सी बात है ना, एक फंक्शन है, इसको इधर हम इस एक्सिस पे हम इनपुट्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इस एक्सिस पे हमारे पास क्या है, f ऑफ n और g ऑफ n, या हम इसको कहते हैं कि दिस शोज अस द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि c2 g ऑफ n से क्या मुराद है। c2 g ऑफ n, ये देखें, f ऑफ n इज लेस देन और इक्वल टू c2 g ऑफ n, तो हमारे पास एक फंक्शन होगा c2 g ऑफ n जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और f ऑफ n या तो इक्वल होगा या क्या होगा, लेस देन होगा फ्रॉम दिस फंक्शन c2 g ऑफ n। c2 g ऑफ n से हमेशा ये नीचे रहेगा, ये फंक्शन या ये कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन। एंड इस लेफ्ट साइड को देखें, f of n is greater than or equal to c1 g of n, there exists a function g of n for a positive constant c1 whose performance will be lower than or this original function f of n, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c1 g of n से।
तो यहाँ गौर करें जरा, यहाँ g ऑफ n है, यहाँ भी g ऑफ n है, लेकिन यहाँ पर C2 है और यहाँ पर C1 है। इफेक्ट कौन डाल रहा है? ये जो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास इधर आ रहे हैं ये, और ये दोनों ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हमारे इस फंक्शन को, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन को सैंडविच करता है दरमियान में। सैंडविच का मतलब ये है कि ये एफ ऑफ एन की जो परफॉर्मेंस है ये इस C1 g ऑफ n से कभी नीचे आएगी नहीं, और इसकी जो ये जो नेक्स्ट फंक्शन है C2 g ऑफ n, इससे कभी ऊपर जाएगा नहीं है। तो इन दोनों लाइंस को हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन कभी इससे इंक्रीज नहीं करेगा और C1 g ऑफ n से कभी नीचे आएगा नहीं। तो इन दोनों लाइंस को हम, जिस तरह हमने एसिम्पटोट की डेफिनेशन देखी थी कि अ लाइन which approaches toward this curve but will never touch it, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस टू जीरो बट विल नेवर टच इट। नेवर टच इट मीन्स कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस कभी इक्वल b इक्वल टू जीरो होगा ही नहीं कभी। सेम इज द केस हेयर, ये एफ ऑफ एन कभी इसको बाईपास नहीं करेगा, इसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कभी इससे ऊपर जाएगी नहीं, और एफ ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी C1 g ऑफ n से कभी नीचे आएगी नहीं। और ये कौन हमें बताता है? ये थीटा जी ऑफ एन बताते हैं हमें कि जब आप किसी भी फंक्शन को इस तरह लिखते हैं कि एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू थीटा जी ऑफ एन, तो इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन है जिसके साथ दो कांस्टेंट अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये इस फंक्शन को क्या करता है? सैंडविच करता है। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को समझ ना आई हो ये बात तो प्लीज पूछ लीजिएगा ताकि मैं दोबारा आप एक्सप्लेन कर दूं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सर ये C2 g ऑफ n और C1 g ऑफ n एसिम्पटोट कैसे हैं? जी अब हम देखते हैं थोड़ी देर तक, एग्जांपल्स देखेंगे ना तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। और सर एसिम्पटोट एक्चुअली में होता क्या है कि मतलब वो एक दूसरे की मतलब डिस्टेंस जीरो हो जाता है या नहीं होता? एग्जैक्टली नहीं, कभी भी नहीं होगा, ये डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एन की परफॉर्मेंस कभी C2 जी ऑफ, दिस इज C2 जी ऑफ एन इज द अपर बाउंड फॉर दिस एफ ऑफ एन। ठीक है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एन कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा C2 जी ऑफ एन से, और C1 जी ऑफ एन से कभी नीचे आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इन अदर वर्ड्स अप्रोक्सीमेशन ही है कि एफ ऑफ एन की परफॉर्मेंस मैक्सिमम इतनी रहेगी और मिनिमम इतनी रहेगी। एग्जैक्ट हम अब इधर इन नोटेशन में, ये थीटा नोटेशन में हम क्या बताते हैं? एग्जैक्ट अब नहीं बताते कि ए एन स्क्वायर है प्लस बी एन प्लस सी है, तो हम ये इन चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं, बी एन प्लस सी और ए को डिस्कार्ड करते हैं, और हम कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस एन स्क्वायर रहेगी, थीटा एन स्क्वायर। ठीक है, थीटा एन स्क्वायर मतलब ये कि ये फंक्शन जो है, ये ओरिजिनल फंक्शन, ये दो फंक्शंस C2 एन स्क्वायर और C1 एन स्क्वायर के दरमियान रहेगा इसकी परफॉर्मेंस। तो हम क्या अब एग्जैक्ट नहीं बताते, हम जस्ट अपर एंड लोअर बाउंड बताते हैं माइंड में रख के। ठीक है, ओके सर। अच्छा इसमें एक दो और चीजें हैं, ये तो मैन डिस्कशन थी क्योंकि अभी तक आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो यहाँ पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को वो चीजें फिर क्लियर नहीं होंगी। अच्छा इसमें हम ये देख चुके हैं कि क्या है, दिस इज द इनपुट एन, इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर ये कॉम्प्लेक्सिटी है। इसमें इन ग्रेटर देन इन जीरो एक टर्म जो है इस इनइक्वालिटी में या इस डेफिनेशन ऑफ थीटा नोटेशन में एक और टर्म है इन ग्रेटर देन इन जीरो। तो फॉर सम इनपुट्स इन ग्रेटर देन सम स्पेसिफिक इनपुट इन जीरो, ये बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। का मतलब ये है कि ऐसी भी हो सकता है जनाब, जरूरी नहीं कि इधर से ही ये रेड जो फंक्शन है जो कि C2 जी ऑफ एन है ये हम हमेशा डोमिनेट रहेगा, और यहाँ C1 जी ऑफ एन हमेशा ये लोअर बाउंड रहेगा एफ ऑफ एन का, यहाँ से जीरो से। बल्कि नहीं, ऐसी भी हो सकता है कि आप हमारे पास एक फंक्शन हो, इस तरह कोई फंक्शन एफ ऑफ एन। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि C2 जी ऑफ एन इधर तक एक
हम फॉर सम इनपुट्स स्पेसिफिक इनपुट्स इन जीरो तक ये नीचे रहे, ये C2 g ऑफ n, और इन जीरो से ऑनवर्ड फिर ये f ऑफ n जो कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन है इसका अपर बाउंड बन जाए C2 g ऑफ n। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फॉर लार्ज इनपुट हम ये डेफिनेशन देखते हैं फॉर लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स। जाहिर सी बात है ना, जब आप किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे तो इनपुट्स बढ़ाएंगे और आप इसके बिहेवियर को चेक करेंगे कि इस एल्गोरिथम का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो वो कैसे आप करेंगे, जब आप नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तब आपको आइडिया होगा। और ये भी पॉसिबल है कि जो C1 g ऑफ n है इन जीरो से पहले, नंबर ऑफ इनपुट्स अगर इन जीरो से कम है तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्या हो, ये ऊपर जा रहा हो, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि फिर ये लोअर बाउंड बन जाएगा एफ ऑफ एन का, और इनफाइनाइट इन टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर वेरी लार्ज इनपुट ये हमेशा लोअर बाउंड ही रहेगा। और ये जो रेड फंक्शन है ये C2 g ऑफ n जो कि अपर बाउंड है, ये इन जीरो से ऑनवर्ड ये एफ ऑफ एन का क्या बन जाएगा, अपर बाउंड बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ जो मैंने आपको इधर शो किया है, दिस एक्चुअली शोज द बिहेवियर ऑफ थीटा g ऑफ n। और जब हम कहते हैं कि f ऑफ n बिलोंग्स टू थीटा g ऑफ n। जी, आपने कहा था कि FN की परफॉर्मेंस कभी इनसे मीट नहीं करेगी, हम्म, लेकिन जब ये कर्व उसको इंटरसेक्ट करके जा रही है वहां पे तो मीट कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हम और चेक कर रहे हैं ना कि फॉर n ग्रेटर देन सम स्पेसिफिक इनपुट्स इन जीरो। ये देखें, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये थीटा n या थीटा की उसमें डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फॉर वेरी लार्ज इनपुट्स इन दोनों फंक्शंस की परफॉर्मेंस को, इन तीनों फंक्शंस की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि एफ ऑफ एन ये सैंडविच रहेगा फॉर n ग्रेटर देन n जीरो। जब नंबर ऑफ इनपुट्स आपका इंक्रीज कर जाता है इन जीरो से, तो एफ ऑफ n ये इन दोनों के दरमियान सैंडविच ही रहेगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये कभी मैक्सिमम इसकी परफॉर्मेंस C2 g ऑफ n हो सकती है, और जो मिनिमम है वो क्या हो सकती है, C1 g ऑफ n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सर है? ये n इज ग्रेटर देन n0 सर, इसकी समझ नहीं आ रही, मतलब कौन से इनपुट से हम आगे चले जाएंगे तो ये कंडीशन लगेगी जो इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, ये n0 का मतलब ये है कि देखें, ओके, गुड क्वेश्चन। मैं आपको एक फंक्शन इधर शो करता हूँ कि लेट्स सपोज यू हैव अ फंक्शन विच इज इक्वल टू 100 या 1000 n प्लस 200। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक और फंक्शन है g ऑफ n विच इज इक्वल टू 0.6 n स्क्वायर। तो मुझे बताएं कि इन दोनों फंक्शंस में f ऑफ n और g ऑफ n में, इसको मैं इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आप इसको कंफ्यूज ना करें, जो प्रीवियसली हम g ऑफ n डिस्कस कर चुके हैं। g ऑफ n इज इक्वल टू 0.6 n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं कि इन दोनों फंक्शन में किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है? G ऑफ n वाई? कि n की पावर ज्यादा है। ये नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ये f ऑफ n की वैल्यू है और ये g ऑफ n की वैल्यू है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वाकई में ऐसा है कि नहीं। तो देखें स्टूडेंट्स, लेट मी टर्न ऑफ द कैमरा। यहाँ अगर देखें, अगर n की वैल्यू 1 है, जिनको ये चीज समझ नहीं आई ना, n ग्रेटर देन n जीरो, तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा प्लीज। n इज इक्वल टू 1 है आपके पास, f ऑफ n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1000 प्लस 200 इज 1200। g ऑफ n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0.6। n की वैल्यू 10 कर लेते हैं, 10 इंटू ये तो फर्दर 1000 चलती जाएगी 10,000। जी सर, जी ऑफ एन की वैल्यू तो गिरती जाएगी, मतलब
फंक्शन तो जी जी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, अभी समझाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मैं यही चीज समझा रहा हूँ कि देखें, जिसने कहा कि जी ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो वाकई में इसकी ज्यादा है, लेकिन कब ज्यादा होगी? सम इनपुट्स फॉर n ग्रेटर देन सम स्पेसिफिक इनपुट्स, एक इनिशियल इनपुट से जब आपका साइज इंक्रीज कर जाता है तो तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहेगी, और ये हमेशा ज्यादा रहेगी फॉर वेरी लार्ज इनपुट। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिथम की 10 और 100 और 1000 वैल्यू की तो चेक नहीं करते, हमारे पास बिलियंस में भी इनपुट्स हो सकते हैं, ठीक है? तब हमें आइडिया हो जाएगा कि किस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, 10 है ना, 10 into 1000 is 10,200, 10,200, ठीक है? 10,200 and 10 square which is equal to what? 100 into 0.6 which is equal to what? 60। तो यहां से इन वैल्यू से हमें क्या पता चलता है कि परफॉर्मेंस तो इसकी ज्यादा है। हमें तो यहाँ इन वैल्यू से ये नजर आ रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी तो इस फंक्शन की ज्यादा है, इसकी तो कम है। चले अब 1000 पे चेक करते हैं। तो देखें 1000 into 1000 is what? 1,200,000, ठीक है? 1,200,000, मैं जस्ट रिप्रेजेंट करता हूं इसको 1 मिलियन से। 1000 into 1000 is again what? 1 मिलियन into 0.6, तो इसका क्या होगा? एक जीरो कम होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 100K लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, ऐसी ही, ठीक है? बिल्कुल लिख सकता हूं। स्टिल ये डोमिनेट कर रहा है, ये फंक्शन एफ ऑफ एन डोमिनेट कर रहा है। अब ये देखें, नंबर ऑफ इनपुट्स अगर मैं इधर कर लेता हूं, अज्यूम करें 2000, तो अब मुझे बताएं 2000 into 1000 is what? 2,200,000, 2 million, and this is 2 million and plus 200 which is equal to what? 230 and 200, ये वैल्यू आएगी। 2000 into 2000 is what? 2000 into 4 million, 4 million into 0.6 which is equal to what? 4 के 3 साथ million, 4 मिलियन और 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 निकल जाएगा, और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2.4 मिलियन तकरीबन, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2.4 या 2 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 2000, अब आपके पास n अगर इन 2000 है, तो अब किसकी परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है? जी ऑफ n की या एफ ऑफ n की? G of n, जी ऑफ n की। लेकिन कब ज्यादा हो जाती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी? जब n इन जीरो, मैं अज्यूम करता हूं कि n0 इज इक्वल टू 2000, जब आपका इनपुट साइज n0 से जो कि 2000 की इक्वल है, जब इसकी इक्वल या इससे ऊपर जाएगा आपका इनपुट का साइज, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर जाएगी। इन अदर वर्ड्स, इसको अगर मैं ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दूं तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझने की कोशिश करें। देखें देखें अगर ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करें तो ये 100 1000 n plus 200, ये ग्राफ आपको ऐसे नजर आएगा, ये एक लाइन की शेप में आपको ये जो एफ ऑफ एन है ये नजर आएगा, ठीक है ना? और एज्यूम करें कि दिस इज n0 विच इज इक्वल टू व्हाट? 2000। तो 2000 से नीचे, 2000 से इस साइड पे ये जी ऑफ एन हमेशा एफ ऑफ एन के नीचे रहेगा। जी ऑफ एन चूंकि क्वाड्रेटिक है तो ये हमेशा नीचे रहेगा इन 0 तक, और इन 0 से ऑनवर्ड ये एफ ऑफ एन को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जिनको ये क्लियर नहीं था इन 0, तो अब क्लियर हो गया कि नहीं? फॉर सम स्पेसिफिक Yes, sir. 0, ठीक है?
तो पॉसिबिलिटी सर। है कि ये कुछ नंबर ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इनपुट से नीचे कम परफॉर्म करें, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि क्या होगा, C2g ऑफ n, ये हमारा f ऑफ n है, C2g ऑफ n हमें ये एक स्पेसिफिक इनपुट से ऑनवर्ड क्या करेगा, ये हमारे इस f ऑफ n को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इससे ऑनवर्ड, इन जीरो से ऑनवर्ड C1g ऑफ n हमारा लोअर बाउंड बन जाएगा हमारे इस एक्चुअल फंक्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स? सर इसका मतलब है n0 से पहले जो सैंडविच आपने जो रिलेशन बनाया था वो जी डिफरेंट, जी। और n0 के बाद वाला रिलेशन डिफरेंट होगा, हमको आ, डिफरेंट। लेकिन हमने इन जीरो से ऑनवर्ड जो रिलेशन है, जो आपको जो शो हो रहा है, वो हमने कंसिडर करना होगा, क्योंकि हमने फॉर वेरी लार्ज इनपुट्स की बात की थी ना। हमने इनपुट्स बहुत ज्यादा लेनी है और फिर कॉम्प्लेक्सिटी चेक करनी होगी कि अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई है जनाब। ठीक है, इन अदर वर्ड्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जब n इक्वल ग्रेटर देन इन जीरो हो जाए तो फिर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी। ठीक है, अब हमने कंडीशन सख्त कर दी है, तो इसी नीचे तो आपकी परफॉर्मेंस सही थी, लेकिन DS और आगे एडवांस प्रोग्रामिंग वगैरह के कोर्स में आप कैसे परफॉर्म करेंगे, तो वो क्या है, वो वहाँ हमने इन ग्रेटर देन इन जीरो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करनी है, और वो वहाँ पे अगर आप सही परफॉर्म करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, एफिशिएंट है। ठीक है स्टूडेंट्स? सर तो अगर n0 से वैल्यू कम होती है इनपुट्स के, तो हम उस फंक्शन को थीटा नोटेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? नहीं, आई थिंक आप इसको समझने की कोशिश करें ना। हम कहते हैं कि फॉर वेरी लार्ज इनपुट्स, जब आपका साइज n से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो तब हम देखते हैं कि जी वाकई में ये फंक्शन मतलब n ग्रेटर देन इन जीरो से ऑनवर्ड ये क्या है, ये C1g ऑफ n इसका लोअर बाउंड बन जाएगा f ऑफ n का, f ऑफ n, और ये बन जाएगा क्या है जनाब, C2g ऑफ n अपर बाउंड बन जाएगा। लेकिन ये क्या है, दिस इज आवर थ्रेशोल्ड, इससे ऑनवर्ड इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम तो इन जीरो से ऑनवर्ड कंसिडर करेंगे। और ऑनवर्ड जो है फिर हमेशा ये बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा और ये ऐसी ही चलता रहेगा, और ये एजम्प्टोड्स बन जाएंगे C1g ऑफ n और C2g ऑफ n इस फंक्शन के, मीन्स के इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इधर तक मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है, और यहाँ मिनिमम C1g ऑफ n तक हो सकती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन। ओके सर। जी जनाब, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब हम आगे मूव करते हैं, और दोबारा हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं, तो दोबारा इस जब हम कहते हैं कि यू हैव अ फंक्शन f ऑफ n एंड वी क्लेम दैट दिस f ऑफ n बिलोंग्स टू थीटा g ऑफ n, तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स C1 C2 ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव कॉन्स्टेंट से क्या हो रहा था, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन प्लस इंफिनिटी, ठीक है, एंड फॉर n ग्रेटर देन इन जीरो ऐसे कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं जो कि f ऑफ n हमारा इस ओरिजिनल फंक्शन को, कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन को क्या करता है, सैंडविच करता है, लेस देन C1g ऑफ n एंड ऑल दीज थिंग्स शुड बी लेस देन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये कंडीशंस हैं हमारे पास, और ये क्या है, ये बेसिकली वो इनइक्वालिटीज है जो कि सैंडविच कर रहा है हमारे इस फंक्शन को। ठीक है, और ग्राफ के थ्रू भी मैंने रिप्रेजेंट किया कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आप लोगों को ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एंड एग्जांपल इज अभी थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 4n³ प्लस 15n² प्लस 11n। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल 01, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ n इज इक्वल टू 4n³ प्लस 15n² प्लस 11n, और जब हम क्लेम करते हैं कि दिस f ऑफ n बिलोंग्स टू, थीटा नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस बिलोंग्स टू व्हाट,
जी स्टूडेंट्स, n cube, n क्यूब, n cube, n क्यूब। ठीक है, इसमें हम लोअर ऑर्डर टर्म्स और कॉन्स्टेंट्स को डिस्कार्ड करते हैं। तो जब हम ये क्लेम करते हैं कि दिस एफ ऑफ n बिलोंग्स टू थीटा n क्यूब, तो थीटा n क्यूब की डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ n हमारा क्या है, 4n क्यूब प्लस 15n स्क्वायर प्लस 11n। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, c2। और g ऑफ n क्या है हमारा, इसके अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, n क्यूब, n क्यूब है, c2 n क्यूब एंड लेस देन और इक्वल टू व्हाट, c1 n क्यूब। समझ आ गई ये बात? ये हमने क्या किया, ये हमने थीटा की जो डेफिनेशन थी वो अप्लाई कर दिया इस फंक्शन के ऊपर। यहाँ तक किसी को ना क्लियर हो? ठीक है, अब हमारे पास जो अननाउन्स हैं वो क्या है, C1 है और C2 है। C1 और C2 को हमने डिटरमिन करना है फॉर व्हाट, फॉर वेरी लार्ज इनपुट, क्योंकि हम परफॉर्मेंस वेरी लार्ज इनपुट पे चेक करते हैं ना। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने आपको बता दिया कि फॉर n ग्रेटर देन n जीरो, इनिशियल इनपुट n जीरो से अगर इंक्रीज कर जाए तब ये बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सैंडविच का जो बिहेवियर है। ठीक है, तो C1 और C2 को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, दो इनइक्वालिटीज बन रहे हैं। लेफ्ट साइड की जो इनइक्वालिटी है C1n क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 4n क्यूब प्लस 15n स्क्वायर प्लस 11n। इसको C1 के लिए सॉल्व करें जरा जल्दी जल्दी अपने नोटबुक से और मुझे बताएं C1 और C2 की वैल्यूज। C2n क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4n क्यूब प्लस 15n स्क्वायर प्लस 11n। तो जनाब जी सॉल्व कर रही इन दोनों इनइक्वालिटीज को। चलें, आपके पास 1 मिनट है और मुझे ये सॉल्व करके बताएं C1 की वैल्यू क्या बन रही है और C2 की वैल्यू क्या बन रही है। तो C1 की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें C1 n क्यूब पे डिवाइड करें दोनों साइड्स को। C1 इज लेस देन और इक्वल टू 4n क्यूब डिवाइड बाय n क्यूब विल बी 4, 15n square divided by n cube will be 15 by n plus 11n divided by 11n cube is what, n square। ठीक है, अब हमने क्या करना है, और वेरी लार्ज इनपुट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी C1 की वैल्यू क्या हो सकती है, क्यों, क्योंकि हमने आगे देखना है ना, n0 से ऑनवर्ड, n0 से ऑनवर्ड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करनी है। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर n की वैल्यू बहुत लार्ज रखें हम, तो C1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे और C1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन C1 की वैल्यूज आ गए। ये एक वैल्यू नहीं है, ये रेंज ऑफ वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स। ये देखें जरा, C1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, C1 बिलोंग्स टू व्हाट, लेस देन और इक्वल टू 4। हमने कहा था कि पॉजिटिव कांस्टेंट होनी चाहिए, मींस के 0 और 4 के दरमियान, 4 तक ये वैल्यूज आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप C1 को असाइन कर सकते हैं। सर तो इसमें वैल्यू ये नेगेटिव ओपन, जा सकती है। ये ओपन ब्रैकेट से मुराद ये है कि 0 इंक्लूड नहीं है एंड 0 के अलावा सारी वैल्यूज 4 तक जितनी भी वैल्यूज आपके पास आ रही हैं वो इंक्लूड हैं, आप C1 को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं जा सकती क्योंकि थीटा की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि C1 और C2 दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट होने चाहिए, C1 C2 पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ, लेट सपोज लेस देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, C1 इक्वल टू क्या करूँ, 1 फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, C1 की वैल्यू मैंने 1 सेलेक्ट कर ली क्योंकि इन 0 से 4 के दरमियान कोई भी वैल्यू मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, 0 एक्सक्लूडेड है। यहाँ भी जो है C2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4n क्यूब प्लस 15, तो यही जो है इक्वेशन या इनइक्वालिटी दोबारा आ जाएगी आपके पास, n स्क्वायर और n को वेरी लार्ज रखें आप, तो C2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 से क्या मुराद है, C2 बिलोंग्स टू व्हाट, 4 भी कंसिडर कर सकते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये जो ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि ये प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, तो कोई भी वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड आई विल टेक, एज्यूम करें कि C2 इज इक्वल टू 5,
क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए ना, C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू, कोई भी वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करें, मैंने C1 की वैल्यू रखी है 1 और C2 की वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर दी है क्या 5। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो गया जनाब, C1 और C2 की वैल्यूज आ गई। स्टूडेंट्स आप लोगों ने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि आपने इधर ये बिलोंग सेट के लिए हम यूज करते हैं ना, ये इसकी जगह ये क्यों यूज नहीं किया, इक्वलिटी साइन। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था ना। तो चलिए, आप लोगों ने पूछा नहीं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। थीटा एन क्यूब, गौर करे तरह, थीटा एन क्यूब, C1 की वैल्यू 1 रखी मैंने, तो हमारे पास ये टर्म क्या बन जाएगा, C1 एन क्यूब है ना, तो ये बन जाएगा जनाब एन क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 4n क्यूब प्लस 15n स्क्वायर, नजर आ रहा है आप लोगों को, प्लस 11n लेस देन और इक्वल टू C2 की वैल्यू क्या सेलेक्ट कर दी 5n क्यूब। तो बेसिकली थीटा एन क्यूब जो है, दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ फंक्शन। ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि ये फैमिली ऑफ फंक्शंस है। और वो फैमिली ऑफ फंक्शन क्या है, C1 की वैल्यू 1 रखें, C2 की वैल्यू आप 6 रखें, 10 रखें, 1000 रखें, C1 की वैल्यू 3 रखें आप, C2 की वैल्यू दूसरी रख सकते हैं आप। इसका मतलब है कि दिस इज अ फैमिली ऑफ फंक्शन, ये बहुत सारे फंक्शंस आपको दे रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने इधर क्या लिखा है कि दिस f ऑफ n, दिस इज अ फंक्शन विच बिलोंग्स टू ऑल वन ऑफ द सेट ऑफ ऑल दीज फंक्शन, जो फैमिली ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी आ गई है, ये n क्यूब प्लस n क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 4n क्यूब प्लस 15n स्क्वायर प्लस 11n इज लेस देन और इक्वल टू 5n क्यूब। तो हमारे पास ये फंक्शन जो है, ये क्या शो कर रहा है, दिस इज द अपर बाउंड and this one is the lower bound of this function f of n। ठीक है, तो ये हमेशा, ये अगर आप f of n को इस तरह रिप्रेजेंट करें, तो आपके पास ये 5n क्यूब जो है, दिस वन, ये आपको इस तरह नजर आएगा, और ये लोअर बाउंड n क्यूब जो है, ये आपको इस तरह नजर आएगा। और हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है, सैंडविच करके रखिएगा फॉर वेरी लार्ज इनपुट्स, इस एक्सिस पे अगर आप आगे जाएं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है यहाँ तक, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके गुड। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। ठीक है, एंड द एग्जांपल इज f of n is equal to n square divided by 2 minus 3n, or our claim is that this belongs to theta n square। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको सॉल्व करें शाबाश, और मुझे वो दो फंक्शन दे दें, C1 g of n और C2 g of n। ठीक है, तो चलिए जी, आपके पास 2 मिनट्स हैं, 2 मिनट्स में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें देना, शाबाश। हम क्या करेंगे, हम थीटा की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ना इधर, n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3n लेस देन और इक्वल टू C2n स्क्वायर, क्योंकि दिस इज आवर g of n, एंड लेस देन और इक्वल टू C1n स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें फॉर C1 और C2, तो हमारे पास दो इनइक्वालिटीज बन जाएगी, और एट द एंड लेफ्ट साइड से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, C1
should be less than or equal to 1 by 2 and C2 should be greater than or equal to 1 by 2. ठीक है, आप भी देखें कि आपके पास ऐसे ही आ रहा है कि नहीं. यस सर, ये आ रहा है. ओके, सो C1 की वैल्यू हम 1 by 2 से इक्वल या इससे लेस रख सकते हैं, लेकिन 0 से ग्रेटर होने चाहिए. C2 की वैल्यू 1 by 2 और 1 by 2 से ऑनवर्ड हम रख सकते हैं. तो फॉर सिंप्लिसिटी आई विल टेक C1 इक्वल टू 1 by 4 एंड C2 इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर देन 1 by 2, 1 रख देते हैं. 1 इज ग्रेटर देन 1 by 2 ना, सही है, ठीक है. तो मेरे पास जो फंक्शंस आ गए, C1 की वैल्यू आ गई ना, तो एक है 1 by 4 n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर by 2 minus 3n is less than or equal to what, n स्क्वायर. तो हमारे पास एट द एंड ये जो दो फंक्शंस बन गई, एक ये है और एक ये है, और ये दोनों फंक्शंस जो है ये क्या करता है कि हमारे इस f ऑफ n को सैंडविच करता है. अब ठीक है, ये सैंडविच तो करता है या नहीं करता, ये हम देखेंगे कि फॉर सम इनपुट्स ग्रेटर देन सम स्पेसिफिक इनपुट्स n0. ठीक है, सर मेरा एक क्वेश्चन है. तो n0 की वैल्यू क्या होगी? इनपुट का साइज n0 की इक्वल या इससे ज्यादा होगा, तब ये फंक्शन सैंडविच होगा इन दोनों फंक्शंस के दरमियान. तो अब हमारे पास n0 भी अननोन है, इसको कैसे फाइंड करें? हाउ टू फाइंड दिस n0? जी, आपका क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ, आप मुझे सुन लेता हूँ. पहले मुझे आप ये बताएं कि n0 को कैसे फाइंड करें हम. आपके पास दो फंक्शंस आ गए, एक ये फंक्शन है लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज अपर बाउंड. लेकिन हमने कहा था कि जब आपका इनपुट का जो साइज है वो n0 से इंक्रीज कर जाता है, तब ये सैंडविच रहेगा, सैंडविच हो जाएगा, सैंडविच बन जाएगा इन दोनों के दरमियान. लेकिन n0 फाइंड कैसे करें? चलिए मैं बताता हूँ, पहले आप बताएं, पूछें आपका क्या क्वेश्चन है प्लीज. सर आपने जो पहले रिलेशन लिखा था तो उसमें 0 से ग्रेटर इक्वल वाली कंडीशन भी थी सर. मतलब हम इसमें 0 इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वो इक्वल भी था. वो तो जस्ट एक कंडीशन है कि आपके पास ये सारे फंक्शंस ग्रेटर देन 0 होने चाहिए. 0 की इक्वल मतलब कोई भी फंक्शन 0 के इक्वल रख सकते हैं. हमने कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कैसे हैंडल करेंगे आप? ठीक है, लेकिन जो हमारा कोर है थीटा नोटेशन का या एसिम्प्टोटिक नोटेशन का, वो ये दो इनइक्वालिटी जो आपके पास बन रही है, यही क्वेश्चन था आप लोगों का. जी सर. ओके, तो C1 और C2 की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई. अब n0 को कैसे फाइंड करें? तो जनाब n0 को फाइंड करने के लिए अगेन आपने अब ये लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी को 1 by 4 n स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर by 2 minus 3n, और राइट साइड वाली जो इनइक्वालिटी है n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n स्क्वायर by 2 minus 3n. इन दोनों इनइक्वालिटीज को आप सॉल्व करें फॉर n. पहले तो हम C1 C2 के लिए सॉल्व कर रहे थे ना, तो उससे हमारे पास दो फंक्शंस आ गए. अब हम किस चीज के लिए सॉल्व करेंगे? n के लिए. तो वही सेम मेथड है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो n की वैल्यू आएगी इस साइड से, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, और इस साइड से आपके पास n की वैल्यू आएगी n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -12. तो ये सॉल्व करके बताएं कि यही वैल्यूज आ रही हैं आपके पास कि नहीं. इन दोनों इनइक्वालिटीज को, इसका लेफ्ट साइड ये और राइट साइड जो है वो क्या है, दिस वन, ये राइट साइड को आप सॉल्व करें तो आपके पास लेफ्ट साइड से वैल्यू आएगी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड फॉर दिस n ग्रेटर देन और इक्वल टू -12.
ये वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं? तो लेफ्ट साइड हमें ये कहता है कि आपका जो इनपुट का साइज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए। राइट साइड हमें ये बताता है कि आपकी जो इनपुट का साइज है वो -12 से ज़्यादा होना चाहिए। सर 11/2 नहीं आएगा? नहीं, ये आपकी गलती कर रहे हैं आई थिंक, लेकिन आपके पास इस तरह की वैल्यूज आएंगी। तो अगर इसको नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करें, दिस इज 0, ये हमारे पास आके ये 12 है, एन इक्वल टू 12, ये एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर, एंड दिस इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो ये देखें लेफ्ट राइट साइड हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ इनपुट जो हैं वो क्या होना चाहिए, इधर से ऑनवर्ड। ठीक है, 12 से ऑनवर्ड होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है ना। ठीक है, राइट साइड शोज दैट द नंबर ऑफ इनपुट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -12। तो हमने किस वैल्यू को कंसिडर करनी होगी? सर ये n आपने ये n स्क्वायर को n से डिवाइड करके फाइंड किया है? जी जी बिल्कुल, n स्क्वायर दोनों से साइड डिवाइड से? करें तो आपके पास इधर 3/n आएगा, और उसी इनइक्वालिटी को n के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास n ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 आ जाएगा। इधर आपके पास आएगा n ग्रेटर देन और इक्वल टू -12। ठीक है, सिंपल मैथ्स है, और या आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कोई मुश्किल नहीं है। तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस साइड पे तो डिवाइड नहीं हो रहा ना 4। दोनों साइड्स पे हो रहे हैं, आप देखें फिर मुझे बताएं अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो। ठीक है जी, तो लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी से हमें ये शो हो रहा है, और राइट साइड की इनइक्वालिटी से हमें ये शो हो रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो हमें n की कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी होगी? ये वैल्यू कंसिडर करनी होगी ना जहां पे ओवरलैपिंग आ रहा है। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं इधर तक? सर इसका ऐसा यूज तो है नहीं कोई, मतलब कोडिंग में, लेकिन अब आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज दोबारा पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर इसका ऐसा कोई यूज है आगे, मतलब कोडिंग में या कहीं? कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमिन कर रहे हैं ना, तो पहले मैथमेटिकल नोटेशन को तो समझने की कोशिश करें कि थीटा से क्या मुराद है। अगर आपसे कोई पूछे कि थीटा जी ऑफ एन से क्या मुराद है, तो जाहिर सी बात है समझेंगे आप, आपको समझ होगी उस चीज़ की, तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। यस सर, लेकिन सर ये बहुत बोरिंग टॉपिक नहीं? आपके लिए बोरिंग होगा, बाकी के लिए नहीं है जी। तो यहाँ देखें, तो हमने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी? जो ओवरलैपिंग वैल्यूज हैं, मींस के n ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? n इक्वल टू 12 आ रही है। ठीक है, n इनिशियल वैल्यू हमारे पास 12 आ रही है। इससे मुराद ये है कि हमारे पास ये जो दो फंक्शंस बन रहे थे, 1/4 n स्क्वायर और n स्क्वायर, f ऑफ n क्या था हमारे पास? f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 -3, और n था सर। ये अपर बाउंड 3n और ये लोअर बाउंड। अब इन जीरो की वैल्यू 12 होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इन जीरो की वैल्यू 12 है। ये दिस इज इन जीरो विच इज इक्वल टू 12। तो अगर हम इस तरह करें कि दिस इज आवर f ऑफ n, ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड मींस के दिस इज द लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड का इन जीरो 12 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि C1 जी ऑफ n जो है, पॉसिबिलिटी है कि n0 अगर जब 12 से लेस होगा तो ये इधर इस तरह नजर आएगा हमें, लेकिन n0 इक्वल टू 12 या 12 से ऑनवर्ड ये f ऑफ n से हमेशा नीचे रहेगा। C1 जी ऑफ n विच इज इक्वल टू 1/4 n स्क्वायर।
और इस साइड के लिए n ग्रेटर देन -12 होनी चाहिए, मीन्स के g ऑफ n यहां से ये जो C2 g ऑफ n है ये यहाँ से डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से ऑनवर्ड हमेशा ये क्या रहेगा, डोमिनेट ही रहेगा C2 g ऑफ n। समझ आ गई? तो आपके पास ये फंक्शन को इस तरह बनेंगे, एफ ऑफ n इसके दरमियान हमेशा के लिए सैंडविच ही रहेगा। इन अदर वर्ड्स के इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इन दोनों के दरमियान रहेगी। C2 g ऑफ n को क्रॉस नहीं कर सकता, this is the upper bound and this one is the lower bound for our this function। ये डॉट्स मैंने क्यों लगाए? 1 मिनट प्लीज। ये डॉट्स मैंने इस साइड पे इसलिए लगाए कि आपके पास साइज ऑफ इनपुट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो साइज या तो 0 होंगे या साइज कभी एरे का साइज कभी आपने -12 देखा है? नहीं ना, या तो 0 होगा या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थीटा, अदरवाइज आगे हम इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि जब हम कहते हैं कि दिस एफ ऑफ n बिलोंग्स टू थीटा g ऑफ n, तो इसका क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट टू फंक्शंस c1 g ऑफ n एंड c2 g ऑफ n, जो कि हमारा ये फंक्शन जो है इसको सैंडविच करता है दरमियान में for these two constants, positive constants, and for some inputs n greater than n0 specific input। तो बेसिकली ये अपर बाउंड बन जाता है एंड ये लोअर बाउंड बन जाता है हमारे फंक्शन के लिए, एंड दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन था जी, कि अगर हमारे पास जो n की वैल्यूज हैं वो इस तरह से होती कि n इज ग्रेटर देन 12 और जो दूसरी है वो n इज लेस देन 12 -12 होती, तो उसमें तो ओवरलैप एंड इज लेस देन -12 लेस देन और इक्वल। अच्छा, ये तो इस तरह की वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकती ना, n इज ग्रेटर देन 12 एंड n इज लेस देन -12। तो आपने ये देखना होगा, इनकेस अगर आ भी गई तो आप नेगेटिव ले ही नहीं सकते। लेस देन -12 से क्या मुराद है कि -13 -14, तो इनपुट का साइज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो फिर आपने ये वैल्यू कंसीडर करनी होगी, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ओके सर। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। हाँ सर। जी, सर जब हम मतलब एन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो सर मतलब उसमें जो हमारे पास दो फंक्शंस हैं सर, एक C1 और C2, तो सर C1 g of n and दोनों C2 की g जो of n। मतलब यस सर। सर ये लेट के C1 GFN ऊपर लेट के फंक्शन के ऊपर जा रहा है और C2 जो है वो नीचे से मतलब जा रहा है। तो सर जब हम एन नॉट निकालेंगे तो सर इन दोनों को जो मतलब वो होगी वो चीज नहीं हो जाएगी सर वर्किंग। C1 नीचे होना सर चाहिए, ऊपर वाला नीचे C2 जाएगा, ऊपर होना चाहिए, नीचे वाला लेकिन ऊपर। आपने कहा C1 ऊपर है, तो C1 ऊपर जा रहा है ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि जिसे हम n0 कहते हैं, इससे ऑनवर्ड फिर ये हमेशा नीचे आएगा C1 g of n। ठीक है, सिमिलरली सेम इज द केस फॉर C2 g of n, जो कि ऊपर होना चाहिए था, लेकिन एक पॉइंट जिस तरह मैंने अब थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी आपको, ठीक है, वो 0.6 n स्क्वायर की, तो वही केस बन सकता है आपके पास। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम एक इनिशियल इनपुट साइज लेते हैं। ठीक है, अगर इस तरह नहीं है, इस तरह केस नहीं है, तो इट मीन्स कि आपने जो क्लेम किया है कि f ऑफ n इज इक्वल टू 4n क्यूब है, और आपने ये क्लेम किया कि f ऑफ n बिलोंग्स टू थीटा n स्क्वायर, तो फिर आपका ये क्लेम दुरुस्त नहीं होगा, दिस इज फॉल्स। फिर ये आपने जो बताया ना, ये हमेशा के लिए फिर ये C1 ऑफ g ऑफ n ऊपर रहेगा और C2 g ऑफ n नीचे ही रहेगा। ठीक है, बेसिकली ये क्या है f ऑफ n? f ऑफ n बिलोंग्स टू थीटा n क्यूब,
और आपने एज्यूम किया कि दिस बिलोंग्स टू थीटा एन स्क्वायर, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो आपने वो एज्यूम करनी है जो हायर ऑर्डर टर्म है। यस सर। तो हमने क्या देखा कि f of n is less than or equal to c2 g of n and less than or equal to c1 g of n. This all things should be greater than 0 for c1 and c2 greater than 0 and for some initial inputs greater than n0. ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इधर अगर गौर करें जरा ना, तो हमारे पास एक राइट साइड है और एक क्या है, एक ये लेफ्ट साइड की इनइक्वालिटी बन रही है। ओवरऑल तो हम थीटा जी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया कि C2 g of n becomes the upper bound for this function and C1 g of n will become the lower bound for this function। ठीक है, तो अगर हम इस इनइक्वालिटी का राइट साइड जस्ट कंसिडर कर रहे हैं, f of n is less than or equal to C2 g of n, सिर्फ राइट साइड कंसिडर कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम इस फंक्शन की या इस एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसका अपर बाउंड कंसिडर कर रहे हैं। तो इस इनइक्वालिटी को हम एक और नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम कहते हैं बिग ओ नोटेशन या ऑर्डर नोटेशन। ठीक है, सेम इज द केस हियर। अगर आप जस्ट लोअर बाउंड को कंसिडर कर रहे हैं, f of n is greater than or equal to c1 g of n, या इसको कंफ्यूज ना करें, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं। c1 g of n, अगर लेफ्ट साइड मीन्स के लोअर बाउंड को कंसिडर कर रहे हैं, डिटरमिन करना चाह रहे हैं, तो इस नोटेशन को हम डिनोट करते हैं विद ओमेगा। दिस इज कॉल्ड ओमेगा g of n। ठीक है, तो राइट साइड को हम ऑर्डर g of n कहते हैं या बिग O of g of n, और यहाँ ओमेगा g of n। ओमेगा g of n gives us the lower bound of this function, while this order g of n or big O of g of n gives us the upper bound for this function। ठीक है स्टूडेंट्स? जी सर। ओके, सो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहां तक किसी का इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल मूव टुवर्ड्स एग्जांपल 3, और इसमें हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, मेरे पास एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन 8n² + 2n - 3, and my claim is that this function belongs to order n। Is this true or false? फॉल्स होगा। Why? फॉल्स, n स्क्वायर बड़ी टर्म n का स्क्वायर है। ओके, आपने कहा कि ये क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स होना चाहिए। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? लेकिन ये तो सिर्फ तो इसके लिए हमने इस ऑर्डर n की डेफिनेशन देखनी होगी। ठीक है, ऑर्डर n में हमने क्या लिखा था कि इफ यू से दैट दिस f of n बिलोंग्स टू ऑर्डर n, तो इसका मतलब है कि 8n² + 2n - 3 is less than or equal to C2n।
n। अभी देखिए हमारे पास पहले दो इनइक्वालिटीज बन रहे थे थीटा जी ऑफ एन में, ऑर्डर में हमारे पास एक इनइक्वालिटी बन रही है। तो हमने क्या करना होगा, C2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। C2 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, n पे डिवाइड करें तो C2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n पे डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 8n प्लस 2 माइनस 3 डिवाइड बाय n, इस तरह आएगी ना। यस सर, ठीक है ना, सही है। सही है। या मैं इस तरह लिख सकता हूँ C2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8n प्लस 2 माइनस 3 डिवाइड बाय n, और हमने कहा था कि वी चेक दिस इनइक्वालिटी फॉर वेरी लार्ज इनपुट। तो जब आप n को कंसिडर करते हैं, n की वैल्यू बहुत लार्ज कंसिडर करते हैं, तो C2 की वैल्यू आपके पास आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, n की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, तो ये क्या बनेगा, राइट साइड का ये जो टर्म है ये इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, जो कि अननाउन है। और हमने कहा था कि C2 शुड बी पॉजिटिव कांस्टेंट, ये क्या है, ये तो अननाउन है, तो इसका मतलब है कि दिस क्लेम इज फॉल्स। ओके, क्लियर। सर से लोअर बाउंड के लिए भी चेक कर सकते थे, मतलब C1n के लिए भी चेक कर सकते थे। यस, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा वही है। Let's assume that f of n is equal to 8n plus 2, and our claim is that this function belongs to omega n square। लोअर बाउंड है ना, लोअर बाउंड क्या होना चाहिए, पहले बताएं, दिस ट्रू और फॉल्स। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम इतनी होगी। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फंक्शन की, इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन इधर से हमें नजर आ रहा है कि कम से कम लीनियर हो सकती है। हमने कहा कम से कम क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है ना। का मतलब है कि आप कल सुबह निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए और अबू से कितने पैसे मांग रहे हैं किराए के लिए, 50,000। इज नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। कम से कम कितना किराया लगेगा आपका, 1000 लगेगा, तो 1000 होना चाहिए आपके पास, ठीक है। हॉस्टल के भी डाल दें जी, ओके। सो दिस इज फॉल्स, और इसको हम कैसे वही डेफिनेशन अप्लाई करें ओमेगा की, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू C1, और एफ ऑफ एन, जी ऑफ एन क्या है हमारा, n स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करें दोनों साइड्स को, C1 की वैल्यू फाइंड करनी है, n स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 8 बाय n प्लस 2 बाय n स्क्वायर। और जब हम इनकी वैल्यू बहुत लार्ज रखते हैं तो ये क्या आएगा, C1 लेस देन और इक्वल टू ये 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, एंड C1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, वाई, फॉल्स है नेगेटिव। सर। सी सर बिकॉज इक्वल हाँ, नेगेटिव हो रही है C1 की वैल्यूज। आप 0 भी नहीं कर सकते ना, हमने कहा इक्वल था टू कि पॉजिटिव कांस्टेंट कंडीशन में क्या है कि C1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि दिस शुड बी पॉजिटिव। 0 नहीं रख सकती इसकी वैल्यू, लेकिन 0 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप कंसिडर कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज रॉन्ग ड्यू टू दिस वैल्यू C1, इसका मतलब है कि दिस क्लेम इज फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने क्या देखा, एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज है, एसिम्प्टोटिक
नोटेशंस हमने देखे, इसमें फर्स्ट वन है थीटा जी ऑफ एन, क्या मुराद है? सेकंड वन इज ऑर्डर जी ऑफ एन एंड द थर्ड वन इज ओमेगा जी ऑफ एन। ठीक है, और अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो, फंक्शन जो कि कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करेगा किसी एल्गोरिथम की, ठीक है, तो आप आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं कि एफ ऑफ एन के लिए थीटा जी ऑफ एन, जो कि अपर लोअर बाउंड दोनों को करेगा रिप्रेजेंट। आप ये एफ ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ऑर्डर जी ऑफ एन एज वेल, और आप इसको ओमेगा जी ऑफ एन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसमें कर सकते हैं आप ना थीटा जी ऑफ एन, तो इसमें ये दोनों इंक्लूड है, ऑर्डर एंड ओमेगा दोनों इंक्लूड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक जो हम देख चुके हैं वो ये है कि अगर किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास इस तरह आ जाती है k raised to power n, where k is the constant, तो ये क्या है? दिस इज एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल, अगर कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये एल्गोरिथम फॉर लार्ज इनपुट, अगर इनपुट की वैल्यू भी लार्ज हो। दिस इज ग्रेटर देन व्हाट? n raised to power k, for k equal to greater than or equal greater than 2 कर लेते हैं, greater than or equal to 2। तो इसमें आपके पास क्या आएगा? n स्क्वायर, n क्यूब, n4 एंड सो ऑन। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, दिस इज व्हाट? पॉलिनोमियल। एंड एक्सपोनेंशियल की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है किस चीज़ से? n रेज टू पावर 1, जिसे हम कहते हैं लीनियर। एंड लीनियर की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है अगर लॉग इन्वॉल्व हो जाए इसमें, लॉग ऑफ n हम कहते हैं। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है किस चीज़ से? कांस्टेंट। ठीक है, थीटा 1 से मुराद ये है कि दिस एल्गोरिथम्स कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये याद रखें अपने पास एक्सपोनेंशियल की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल की ज़्यादा होती है किस चीज़ से? लीनियर से। लीनियर की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिथम से, और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर ज़्यादा होती है किस चीज़ से? कांस्टेंट से। सर क्वाड्रेटिक किधर गया? ये आ गया जनाब, इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो दिस इज एक्सपोनेंशियल। इन 4 इन 3 की करें तो दिस इज n 3, दिस इज n स्क्वायर, दिस इज लीनियर, this is logarithmic and constant, this is constant। ठीक है, where this axis represent complexity and this represent inputs। ठीक है स्टूडेंट्स, so पिक्टोरियल की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करें? पिक्टोरियल की कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना इन, ठीक है, दिस इज, ये देखें, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, तो कितनी बार n मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सच एल्गोरिथम लाइज समवेयर हियर। हम कहते हैं कि ये क्या है? ये सम इक्विवेलेंट है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और ये देखेंगे भी हम आगे जाके, तो लाई करेंगे ना अब एक्सपोनेंशियल और जो पॉलिनोमियल्स है इनके दरमियान लाई करेगा इधर की कॉम्प्लेक्सिटी। Okay, so I think this is enough for today. I'm going to stop the recording.